हरीश रावत ने बीजेपी पर लगाया आरोप। हरीश रावत ने कहा, परिसंपत्तियों के मामले में यूपी के आगे सरेंडर किया। हम इस मामले को राजभवन और सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे। उत्तराखंड चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारियां तेज। सियासत गरमाने आज हरिद्वार जाएंगे अरविंद केजरीवाल। 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस और 2 बजे रोड शो करेंगे। दिसंबर में दिए जाएंगे एसडीजी गोलकीपर अवार्ड। 25 नवंबर से पहले होंगे नामांकन। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। 24 घंटे में 11 नए संक्रमित मामले। एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। 8 मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि देहरादून में प्लास्टिक कचरा जलाने पर अब जुर्माना लगेगा। अगर आप खुले में प्लास्टिक या कचरा जलाते हैं तो आपको 5,000 का जुर्माना देना होगा। बढ़ते प्रदूषण के चलते ये फैसला लिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रदूषण के चलते बुजुर्गों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, खासकर उन जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिन्होंने हाल फिलहाल में कोरोना को मात दी है। उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते अब ये बड़ा फैसला उत्तराखंड सरकार की ओर से लिया गया है। 5,000 का जुर्माना आपको देना होगा अगर आप खुले में कचरे को जलाते हैं। प्लास्टिक या कचरा अगर आप खुले में जला रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने लगा, उसके आसपास के इलाकों में भी फैलता गया। अब उत्तराखंड सरकार समय रहते सतर्क हो गई है। बड़ा फैसला ले लिया गया है कि अगर आप खुले में प्लास्टिक या कचरा जलाते हैं तो आप पर जुर्माना लगेगा। और प्रदूषण के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर और खासकर नोएडा में हम देख रहे हैं जिस तरीके से बढ़ रहा है। असर उत्तराखंड में भी देखने को मिला। जिस तरीके से आतिशबाजी हुई दीपावली पर, उसके बाद भी कई पर्व उत्तराखंड में मनाए गए। उत्तराखंड का लोक पर्व इगास के मौके पर देखा गया किस तरीके से आतिशबाजी हुई। उसके बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा। हालांकि समय रहते ही उत्तराखंड सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि अगर आप खुले में प्लास्टिक या कचरा जलाते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा। जुर्माने की रकम 5,000 रखी गई है। बड़ी जानकारी है। उत्तराखंड सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल उत्तराखंड सरकार तक ये खबर पहुंची कि लोग खुले में कूड़ा जला रहे हैं, प्लास्टिक जला रहे हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, खासकर बुजुर्गों को। इसे देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया और कहा गया है कि अगर आप खुले में प्लास्टिक या कचरा जलाते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा। संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, उत्तराखंड सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है प्रदूषण को रोकने के लिए। कहा गया है कि अगर आप खुले में कचरा जलाते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा। क्या अपडेट आपके पास? जिस तरीके से दीपावली के बाद से ही उत्तराखंड कहीं नहीं बल्कि राजधानी देहरादून में कहीं ना कहीं प्रदूषण अधिक बढ़ रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं बुजुर्गों को सांस लेने में बड़ी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। जिसके चलते उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि जो खुले में कूड़ा जलाएंगे तो उन पर कहीं ना कहीं एक तरीके से जुर्माना लगाया जाएगा। यानी कि 5,000 रुपए का जुर्माना तय कर दिया गया है कि यदि कोई खुले में कूड़ा जलाता हुआ नजर आता है तो उस पर 5,000 का जुर्माना लगेगा। क्योंकि ऐसा करने से कहीं ना कहीं जो खुले में कूड़ा जला जाता है, क्योंकि आपको बताते चले कि उत्तराखंड के अंदर बहुत से ऐसी जगह हैं जहां पर कबाड़ी की दुकानें लगी हुई हैं और जो कूड़ा खुले में जलाते हैं तो ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है, जिसको लेकर अब 5,000 रुपए जुर्माना यदि खुले में कूड़ा जलाते हुए मिलते हैं तो 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। सोनिका, और जानकारी ये भी दीजिएगा क्या जिस तरीके से सरकार की तरफ से कई फैसले लिए जाते हैं, अभियान भी चलाए जाते हैं, लेकिन जरूरी हो जाता है कि लोग सहयोग करें। धनराज, क्या लोग जागरूक नजर आते हैं आपको? जी सोनिका, बिल्कुल। जिस तरीके से बात की जाए प्रदूषण की, तो प्रदूषण कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो बढ़ रहा है उसको देखते हुए सरकार ने कदम उठाया। तो कहीं ना कहीं सरकार लगातार अभियान भी चलाती है और अभियान के माध्यम से कहीं ना कहीं इस तरीके से जागरूकता अभियान लगातार चला जाता है। लेकिन जनता को भी समझना होगा कि प्रदूषण बढ़ने से कहीं ना कहीं उन्हीं के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा और उन्हीं के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होगी। तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा और इस प्रदूषण से बचना होगा। तो उसको बचाने के लिए यही तरीका है कि जो खुले में कूड़ा जलाते हैं उनको रोकना होगा
कि वो खुले में कूड़ा ना जलाए, तो जिससे प्रदूषण रुक सकता है। सोनिका, ठीक है धनराज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा और भी अपडेट हम आपसे देते रहेंगे। आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड चुनाव 2022 में होने हैं और उसको लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारियां तेज हो गई है। बड़ी जानकारी है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से तैयारी तेज कर दी गई है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए सियासत गरमाने आज हरिद्वार जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहीं 2 बजे रोड शो किया जाएगा उनकी तरफ से हरिद्वार में। आज कई बड़े ऐलान भी कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। इससे पहले जब भी उनका उत्तराखंड का दौरा हुआ, कई बड़ी घोषणाएं, ऐलान उनकी तरफ से किए गए, बिजली को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर। तो एक बार फिर सियासत गरमाने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। देखना होगा क्या ऐलान इस बार उनकी तरफ से किया जाएगा। आपको कार्यक्रम बता दें, 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा उनकी तरफ से और 2 बजे रोड शो करेंगे। 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसके मद्देनजर सियासत उनकी तरफ से गरमाई जाएगी, जनता को संबोधित किया जाएगा। और इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि अरविंद केजरीवाल कई सदस्यों को सदस्यता भी दिला सकते हैं, कई नेताओं को ये बड़ी जानकारी मिल रही है। धनराज घर एक बार फिर मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, अरविंद केजरीवाल एक बार फिर उत्तराखंड आ रहे हैं, हरिद्वार पहुंचेंगे, लेकिन देखा जाए तो क्या हरिद्वार में रोड शो के जरिए या जनता को संबोधित करने के जरिए हरिद्वार में सत्ता का रास्ता खुल जाएगा क्या? बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से उत्तराखंड में 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो सभी पार्टियां अपने जो कदम है वो आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है और तमाम तरीके से जो राजनीति है उत्तराखंड की इस समय गर्मा चुकी है, क्योंकि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरिद्वार पहुंच रहे हैं और वहां पर आकर रोड शो करेंगे और साथ ही मीडिया को भी संबोधित करेंगे। सोनिका, ये आपको बता दें कि जब भी अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड आए हैं तो कहीं ना कहीं वो कुछ घोषणाएं करके जाते हैं, क्योंकि पहले जब अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड आए तो एक बिजली फ्री देने का वादा लोगों से करके गए थे और उसके बाद गारंटी कार्ड हो, रोजगार गारंटी कार्ड हो या फिर अन्य घोषणाएं हो, तमाम तरह की घोषणाएं अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आते हैं। तो इस बार देखने वाली बात होगी कि क्या अरविंद केजरीवाल इस बार भी कोई घोषणा करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है तो कहीं ना कहीं सभी लोग अपनी राजनीति को गरमाने में लगे हुए हैं और उसी के चलते अरविंद केजरीवाल हरिद्वार आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि रोड शो के दौरान किस तरीके से और जनता को संबोधित करते हैं। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा सोनिका कि क्या अरविंद केजरीवाल के आने से सत्ता में कुछ हासिल आम आदमी पार्टी को हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन धनराज, इस बीच एक बड़ी जानकारी ये भी हमें मिल रही है कि जानकारी है कि आज कई नेताओं को सदस्यता भी दिलवा सकते हैं अरविंद केजरीवाल। क्या कुछ स्पष्ट है इस बारे में? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से लगातार जब से चुनाव की घोषणा हुई है तो कहीं ना कहीं अदल बदल का कार्यक्रम भी उत्तराखंड में शुरू है, क्योंकि बीजेपी के नेता कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस के आम आदमी पार्टी में, तो ये सिलसिला यहाँ पर जारी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं उसी के चलते अब ये सिलसिला हरिद्वार में भी शुरू हो चुका है कि कुछ कार्यकर्ता जो बीजेपी या कांग्रेस से टूटकर आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, तो उनको सदस्यता दिलाना का काम भी अरविंद केजरीवाल यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि आम आदमी पार्टी लगातार अपना कुनबा बढ़ाने में लगी है, सदस्यता अभियान चला रही है, तो कहीं ना कहीं उससे कुनबा बढ़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तराखंड में कहा गया है कि जो इतिहास भी रहा है, एक बार बीजेपी की सरकार आती है तो एक बार कांग्रेस की, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टी के समीकरण बिगाड़ सकती है उत्तराखंड में और इस त्रिकोणीय चुनाव उत्तराखंड में होने जा रहा है। सोनिका, धनराज, हरिद्वार से सियासत गरमाने का काम आज किया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से। क्या लगता है तमाम पार्टियों के लिए, खासकर बीजेपी कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, या आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ये समझ रहे हैं कि आगे की राह बेहद आसान रहेगी उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड की हर एक सीट बहुत महत्वपूर्ण होती है? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से आपने कहा कि उत्तराखंड की प्रत्येक सीट महत्वपूर्ण है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको जो समीकरण है बीजेपी और कांग्रेस के, उसको बिगाड़ने में अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं कामयाब जरूर हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि उत्तराखंड में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का जो खेल चलता रहा है, उसमें इस बार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने भी दस्तक दे दी है, तो ये खेल जरूर बिगड़ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि 2022 का चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुका है और उसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं, तमाम योजनाएं जनता को बता रहे हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तो किस तरह की योजना वो उनको देंगे। जी
ठीक है धनराज, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम आज होने हैं उनके। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, एक साल तक कोरोना से प्रभावित रही बद्रीनाथ धाम की तीर्थ यात्रा इस बार काफी हद तक पटरी पर लौट आई। पिछले साल की तुलना में इस बार बद्रीनाथ धाम में मत्था टेकने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है। बद्रीनाथ धाम में पिछले एक वर्ष 1,45,000 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए थे, जबकि इस साल 1,94,000 तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। वहीं साल 2020 में बद्रीनाथ धाम के कपाट 15 मई को खुल गए थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण 22 जुलाई से तीर्थयात्रियों को धाम जाने की अनुमति दी गई। इस साल 19 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए 4 माह तक तीर्थयात्रियों को बद्रीनाथ धाम तक जाने की अनुमति नहीं दी गई। 18 सितंबर से प्रतिदिन 1000 तीर्थयात्रियों को धाम तक जाने की अनुमति दी गई, जिसके बाद 5 अक्टूबर से धाम जाने की सभी पाबंदियां हटा ली गई और सभी तीर्थयात्रियों को धाम में जाने की छूट दे दी गई। इसके बाद से ही बद्रीनाथ धाम में प्रतिदिन तीर्थयात्रियों का हुजूम उमड़ पड़ा। तो कोरोना काल के बावजूद रिकॉर्ड तोड़ स्तर में देखी गई तीर्थयात्रियों की संख्या और बद्रीनाथ धाम 20 नवंबर को कपाट बंद हो गए हैं। तमाम श्रद्धालु पहुंचे, मंदिर को फूलों से सजाया गया और आगे रुक करते हैं। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, दिसंबर में एसडीजी गोलकीपर अवार्ड दिए जाएंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। 25 नवंबर से पहले इसके लिए नामांकन होंगे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी अवार्ड देंगे। जानकारी के मुताबिक पुरस्कार 16 विभिन्न लक्ष्यों पर आधारित होगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें कि एसडीजी यानी सतत विकास लक्ष्य के 16 विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए अवार्ड दिया जाएगा। पुरस्कार प्रदान करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चयनित लोगों को पुरस्कार देंगे। बड़ी जानकारी है, 16 विभिन्न लक्ष्यों में हासिल करने वाले लोगों को यह पुरस्कार दिया जाएगा और दिसंबर में ये पुरस्कार दिए जाएंगे। एसडीजी गोलकीपर अवार्ड। वहीं आपको जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। आगे रुक करते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तराखंड राज्य की रैंकिंग में सुधार हुआ। 10 हिमालयी राज्यों की रैंकिंग में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया। वहीं 100 से कम शहरों वाले राज्यों में उत्तराखंड का देश में चौथा स्थान है। गत वर्ष की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग में 95 अंकों की बढ़ोतरी हुई। नगर निगम देहरादून की रैंकिंग में सुधार हुआ, जबकि नगर निगम काशीपुर का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। शनिवार को शहरी विकास मंत्रालय की ओर से स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग जारी की गई। विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों और निकायों को सम्मानित किया। उत्तराखंड से नगर पालिका शिवालिक नगर छावनी परिषद देहरादून को इनोवेशन एंड बेस्ड प्रैक्टिस सेज और छावनी परिषद लैंड्सडाउन को अधिकतम नागरिक सहभागिता श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। शहरी विकास के अपर निदेशक अशोक कुमार पांडे ने पुरस्कार प्राप्त किया। आगे रुक करते हैं। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले के मूनाकोट विकासखंड के झोलखेल मैदान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को शहीद सम्मान यात्रा शुरू की। उन्होंने विर्ण और मूनाकोट विकासखंड के 89 शहीद के परिजनों को शौर्य सम्मान पत्र से सम्मानित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा है कि जो देश के लिए अपनी जिंदगी न्योछावर करते हैं उनको देवतुल्य माना जाता है। जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग के समान होते हैं। उत्तराखंड देवभूमि, तपोभूमि और वीर भूमि है। उत्तराखंड में 5वां धाम सैन्य धाम बन रहा है। सैन्य धाम में शहीद सैनिकों की आंगन की मिट्टी आएगी और भविष्य में भी जो वीर सपूत देश के लिए शहीद होंगे उनके आंगन की मिट्टी सैन्य धाम में लाई जाएगी। वहीं आगे रुक करते हैं। बड़ी जानकारी आ रही है, कांग्रेस ने धामी सरकार पर वार किया है। हरीश रावत ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की,
दरअसल हरीश रावत की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाया गया है, परिसंपत्तियों के मामले में यूपी के आगे सरेंडर किया, ये कहा गया है हरीश रावत की तरफ से। परिसंपत्ति मामले पर कांग्रेस राजभवन और सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हरीश रावत की तरफ से ये बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है। परिसंपत्ति के मामले को लेकर के हरीश रावत निशाना साध रहे हैं लगातार सत्ता पक्ष पर, और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने मुलाकात की और दोनों की मुलाकात बेहद रंग लाई। दरअसल परिसंपत्ति विवाद जो सालों से चल रहा था दोनों ही प्रदेशों के बीच, उसको सुलझा लिया गया है। साथ ही साथ और भी मुद्दों पर बातचीत हुई है, उन मामलों को भी सुलझाया गया। पूरा मामला क्या है और कैसे, पूरी रिपोर्ट को समझने के लिए एक खास प्रोग्राम देखिए। 21 साल बाद सुलझा यूपी में परिसंपत्तियों का विवाद। यूपी उत्तराखंड में 20,000 करोड़ का समझौता। उत्तराखंड को 205 करोड़ रुपए देगा उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड को मिलेगा अलकनंदा होटल। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच 20,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति विवाद अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है। 2 दिन के दौरे पर लखनऊ आए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद कहा है कि 21 साल से लंबित मामलों पर सहमति बन गई है। उत्तर प्रदेश 205 करोड़ रुपए उत्तराखंड को देगा। 5,700 हेक्टेयर जमीन और 1,700 मकान का बराबर बंटवारा होगा। 15 दिनों के भीतर दोनों राज्यों के अफसर इसका सर्वे करके प्रॉपर्टी चिन्हित कर लेंगे। हरिद्वार का अलकनंदा होटल उत्तराखंड को मिलेगा। मैं सबसे पहले आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करता हूं कि 21 वर्ष पुराने मामले जो हमारे लंबित प्रकरण थे दोनों राज्यों की परिसंपत्तियों के बंटवारे के, आज जो हमारी बैठक हुई है उस बैठक में सभी मामलों में सहमति बन गई है। सारे मामले निस्तारित हो गए हैं और जो कोर्ट में, जो माननीय न्यायालयों में जो मामले चल रहे हैं दोनों राज्यों के, वो इस पर भी सहमति बनी है कि दोनों राज्य उसको वापस ले लेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर परिसंपत्तियों के बंटवारे में सबसे बड़ा मामला सिंचाई विभाग का था, जिसमें 5700 हेक्टेयर भूमि और 1700 मकान, इस पर 15 दिन का ज्वाइंट सर्वे होने के बाद दोनों राज्यों का जो भी उत्तर प्रदेश को जितनी आवश्यकता होगी उस सर्वे के आधार पर वो उत्तर प्रदेश ले लेगा, बाकी उत्तराखंड का हो जाएगा। इसी प्रकार से परिवहन निगम की जो परिसंपत्तियां हैं उसमें 205 करोड़ रुपए की धनराशि उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाएगा। साथ ही आपको बताते चलें कि बैठक में ये भी तय हुआ कि इच्छा बस स्टैंड अब से ही उत्तराखंड की प्रॉपर्टी होगा। ये भी बताया गया कि दोनों राज्यों के अफसरों ने बैठक करके समझौते का पूरा फॉर्मूला तय कर लिया था। इसके बाद दोनों राज्यों के सीएम ने इस पर सहमति जताई। आप समझते हैं बैठक में लिए गए कुछ अहम निर्णय को। हरिद्वार में अलकनंदा पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण दिसंबर में होगा। उसी समय पर्यटक आवास गृह उत्तराखंड को हस्तांतरित किया जाएगा। किच्छा में यूपी सिंचाई विभाग की बस स्टैंड की भूमि 15 दिन में उत्तराखंड को मिलेगी। वन विभाग के अवशेष 90 करोड़ का भुगतान यूपी सरकार उत्तराखंड को तत्काल करेगी। जिला उधम सिंह नगर में धौरा, बैगुल, नानक सागर जलाशय में पर्यटन एवं वाटर स्पोर्ट्स की अनुमति होगी। हरिद्वार में ऊपरी गंग नहर में भी जल क्रियाएं हो सकेंगी। बताया जा रहा है कि सीएम आवास पर हुई बैठक में दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने यूपी और उत्तराखंड के बीच लंबित मामलों को लेकर चर्चा की। अफसरों के दिए फॉर्मूले पर दोनों में बात बनी और फिर 50-50 के फॉर्मूले पर सहमति बनी। यूपी दौरे में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि जो 21 साल से परिसंपत्तियों का जो हमारा मामला चल रहा था उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में, वो सारे मामले का समाधान हो गया है। दोनों राज्यों पर सहमति बन गई है और जो मामले न्यायालय में हैं उन मामलों को न्यायालय से वापस लेने की सहमति बन गई। दोनों राज्य सरकारें वापस लेंगी। इसके लिए मैं
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने सहृदय होकर हमारा जो एक रिश्ता है, आपस में गहरा रिश्ता छोटे भाई और बड़े भाई का, उस रिश्ते के अनुसार दोनों ही राज्यों ने आगे बढ़कर दोनों चीज़ों में सहमति हुई है। मैं उनका और उनकी पूरी टीम का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। सारे मामले हमारे हल हो गए हैं। इससे पहले पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष से भेंट की थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात कर उन्हें भगवान केदारनाथ मंदिर का स्मृति चिन्ह और रुद्राक्ष का पौधा उपहार स्वरूप भेंट किया। इस दौरान राज्यपाल ने भी धामी को शॉल और 2 पुस्तकें लोकहित के मुखर स्वर और वो मुझे हमेशा याद रहेंगे देकर उनका स्वागत किया। प्रकार से रेलवे कनेक्टिविटी हो रही है। कर्णप्रयाग से ऋषिकेश रेल लाइन बन रही है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को स्वीकृति मिली है। डोईवाला ऋषिकेश रेल लाइन की स्वीकृति मिली है। देवबंद रुड़की रेल लाइन को स्वीकृति मिल रही है। और रेल के क्षेत्र में हो, चाहे आज हवाई यात्रा के संबंध में हो, हवाई कनेक्टिविटी की बात हो, हर क्षेत्र में बहुत तेजी से काम हुआ है। सड़कों के क्षेत्र में तो भूतो न भविष्य थी, जो पहले काम हुए। आज उत्तराखंड के लोग और अभी केदारपुरी का जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, इस प्रकार का पुनर्निर्माण हुआ है। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जिस प्रकार से पूरे भारत को पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं को ढूंढने का काम किया था। आज आदिगुरु शंकराचार्य की वहाँ पर जो समाधि है, उसका पुनर्निर्माण करवा के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश के अंदर एक संदेश उनका भी गया है कि आज आधुनिक भारत को उसी प्रकार से जोड़ने का काम करो। तो उत्तराखंड के साथ उनका लगाव है, उत्तराखंड के लोगों का उनसे लगाव है। राज्य गठन के 2 दशक बाद उत्तराखंड परिवहन निगम को परिसंपत्तियों के बंटवारे पर 205 करोड़ का हक मिला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की बैठक में उत्तराखंड ने इस रकम पर अपनी सहमति दे दी। दरअसल उत्तराखंड बनने के बाद साल 2003 में उत्तराखंड परिवहन निगम का गठन हुआ। इसके बाद से ही लगातार परिसंपत्तियों के बंटवारे का मुद्दा चलता आ रहा है। उत्तराखंड परिवहन निगम की 4 बड़ी संपत्तियों में बंटवारे का हिस्सा लेने के लिए कई बार बैठकें हुई, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकल सका। साथ ही आपको बता दें कि यूपी के सफल दौरे के बाद जब सीएम धामी अपने राज्य पहुंचे तो प्रदेशवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उत्तराखंड में सीएम एक अलग ही अंदाज में नजर आए। आगे रुक करते हैं पंजाब का। बड़ी जानकारी पंजाब से इस वक्त सामने आ रही है। सीएम चन्नी ने गुरदासपुर चीनी मिल की क्षमता बढ़ाई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। चीनी मिल की क्षमता बढ़ाई गई है। गुरदासपुर में 2000 से बढ़ाकर 5000 टीडीसी की जाएगी मिल की क्षमता। ये जानकारी दी गई है सीएम चन्नी की तरफ से। सीएम चन्नी ने शुगर मिल को अपग्रेड करने का नींव पत्थर रख दिया है। वहीं आपको जानकारी दे दें कि 413 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से 15 महीनों में ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। गन्ना उत्पादकों को 24 घंटों में फसल की अदायगी मिलेगी, सीएम चन्नी की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं। सीएम चन्नी ने गुरदासपुर चीनी मिल की क्षमता बढ़ा दी है और क्षमता को बढ़ा करके 2000 से, जो पहले 2000 हुआ करता था, अब 5000 टीडीसी की जाएगी। ये सीएम चन्नी की तरफ से कहा गया है। तो मानक उत्पादों को 24 घंटे में फसल की अदायगी भी मिलेगी, ये भी कहा गया है सीएम चन्नी की तरफ से। दरअसल सीएम चन्नी ने जब से सत्ता की कमान संभाली है उसके बाद से ही लगातार एक्टिव मोड में है। जनता के हित में सीधे फैसले लिए जा रहे हैं। कई परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास लगातार वो कर रहे हैं। और अब बड़ी जानकारी है कि सीएम चन्नी ने शुगर मिल को अपग्रेड रखने का नींव रख दी गई है उनकी तरफ से। तो शुगर मिल को अपग्रेड किया जाएगा, चीनी मिल की क्षमता बढ़ाई जाएगी। गुरदासपुर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। 2000 थी जो पहले, अब उसका 5000 कर दी जाएगी इसकी टीसीडी। बड़ी जानकारी इस वक्त ही आपको दे रहे हैं पंजाब के सीएम, जो लगातार एक्टिव मोड में है। आगे रुक करते हैं बिहार से। इस वक्त जानकारी आ रही है चिराग पासवान ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री को जमकर घेरा है। साथ ही कहा
कि 16 साल पहले बिहार की क्या स्थिति थी। हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन इस वक्त बिहार की क्या स्थिति है इस बात से जरूर फर्क पड़ता है, क्योंकि 16 साल पहले भी मुख्यमंत्री अपना इलाज करवाने दिल्ली जाते थे और 16 साल बाद भी इलाज करवाने दिल्ली ही जा रहे हैं। ऐसे में कैसे मान लें कि बिहार ने वास्तव में विकास किया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा की तारीफ की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेरी समझ के परे है कि ये विकास की बातें, भाई ये 15 साल का जश्न मनाएंगे विकास का, क्या आपने पिछले 16 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी 5 उपलब्धि बता दें। हमको तो वो छूटते ही बोलते हैं कि जाकर पूछो 15 साल पहले का बिहार कैसा था। भाई हमको नहीं लेना देना 15 साल पहले का बिहार कैसा था। 16 साल से आप मुख्यमंत्री, आप मुझे बताइए ना कि इन 16 सालों में आपने बिहार को क्या किया। मुझे इतना पता है कि जब मैं पैदा हुआ था उस वक्त भी बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली और दूसरे प्रदेश जाते थे अपना इलाज कराने। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।